अच्छा देखो, जैसे हम लोग रिवीजन कर रहे थे उसी तरह से हम लोग रिवीजन करेंगे। लास्ट दिन हम लोगों ने रिवीजन किया था, डेप्रिसिएशन का जो बाकी था उससे रिवीजन किया था, ठीक है। डेप्रिसिएशन और उसके साथ प्रोविजन वाला जो सम्स होता है उसको रिवीजन किया था। अच्छा, और मैंने कहा था कि नेक्स्ट हम लोग सिंगल एंट्री और कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट नहीं कहा था, सिंगल एंट्री कहा था। तो आज हम लोग सिंगल एंट्री और कंसाइनमेंट इसका प्रैक्टिस करेंगे, 2017, 18 और 19 का क्वेश्चन। अच्छा, सबसे पहले 2017 का देखो, मैंने ये सेंड भी कर दिया था तुम लोगों को। 2017 का हम लोग पहले कंसाइन सिंगल एंट्री से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सिंगल एंट्री जो है वो फाइनल अकाउंट्स के जैसा ही होता है बेसिकली। तो फाइनल अकाउंट्स हम लोगों ने किया है, तो एक बार उसी को स्टार्ट करते हैं ताकि समझने में आसानी हो। अच्छा, 10th नंबर, ये तो नहीं, ये तो फाइनल अकाउंट्स है। सिंगल एंट्री का नंबर है इलास्ट्रेशन 8 था शायद। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 नहीं, ये तो कंसाइनमेंट है। इसके आगे 7, 7, हाँ, सिंगल एंट्री और एनपीओ और रहता है, जैसे कि मैंने कहा भी था तुम लोग को। ये देखो, इलास्ट्रेशन 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 7, मिस्टर डी ट्रेडर्स मेंटेन्स एन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, यानी सिंगल एंट्री में रिकॉर्डिंग बुक किया जाता है फॉर हिज बिजनेस। However, he keeps a detailed record of cash and बैंक ट्रांजैक्शन। हमें पता है कि जब जो सिंगल एंट्री का ट्रांजैक्शन जो लोग करते हैं, जो कि स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं बेसिकली, वही लोग करते हैं जिन्हें डबल एंट्री का नॉलेज नहीं होता है। तो वो लोग क्या मेंटेन करते हैं, वो लोग नॉर्मली कैश एंड बैंक का जो है डेटा वो मेंटेन करते हैं, और उसके साथ सारा पर्सनल डेटा मेंटेन करते हैं। जैसे कि मतलब 3 तरह का होता है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो पर्सनल अकाउंट का डेटा इन लोग के पास से हमें मिल जाता है, जैसे कि डेटर, क्रेडिटर, कितना पेबल है, कितना रिसीवेबल है, ये डेटा इन लोगों से मिल जाता है। और कैश बुक या बैंक का कोई ट्रांजैक्शन अगर हो तो ये देखो, बैंक ट्रांजैक्शन एंड प्रोवाइड यू द फॉलोइंग समरी ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31st ऑफ दिसंबर 2016, ठीक है। ये देखो, रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया हुआ है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये ओपनिंग कैश बैलेंस है। देखो, अगर याद आ रहा है तुम लोग को, ये ओपनिंग कैश बैलेंस है। देखो नीचे क्लोजिंग कैश बैलेंस। अच्छा, रिसिप्ट क्या हुआ है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर, कैश सेल, डेटर से कलेक्ट हुआ है, यानी क्रेडिट सेल का कलेक्शन है, ये कैश सेल का कलेक्शन है, ये कैपिटल इंट्रोडक्शन है, ये इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। पेमेंट टू क्रेडिटर, परचेज ऑफ फर्नीचर है, डेट दे दिया है 1 सितंबर। सैलरीज, जनरल एक्सपेंस, रेंट एंड रेट्स, ड्रॉइंग्स, कैश परचेज, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। अच्छा, उसके बाद ये तो मिल गया कैश या बैंक समरी, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि पर्टिकुलर्स ऑफ अदर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज दिया हुआ है। देखो, सन्ड्री डेटर दिया हुआ है जो कि चेंज हुआ है। सन्ड्री डेटर जब स्टार्टिंग था तो 1,45,000, जब क्लोज हुआ 1,66,000। सन्ड्री क्रेडिटर, फर्नीचर में यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, स्टॉक इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 10%, बॉन्ड में इन्वेस्ट किया हुआ है 50,000। डेटर एंड क्रेडिटर बैलेंसेस ऑन 31st ऑफ दिसंबर 2016 हैव बीन अराइव्ड एट आफ्टर कंसिडरिंग, मतलब डेटर का बैलेंस जो 31st दिसंबर 2016 का दिख रहा है, ये वाला, had been arrived at after considering discount allowed and discount received amounting to 9,000 and 7,000। मतलब क्लोजिंग डेटर और क्लोजिंग क्रेडिटर का जो बैलेंस आया है वो डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसिप्ट को माइनस करने के बाद ही आया है, ठीक है, उसमें एडजस्ट करने के बाद। फर्नीचर इज टू बी डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 10% per annum, and a provision for doubtful debt is to be created for 3,300. Prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st of December 2016 and a balance sheet as on that date। ये बोला है 10 मार्क्स का रहता है, और इसके साथ एनपीओ और रहता है, ठीक है। तो पहले हम लोग यही वाला प्रैक्टिस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एनपीओ लेंगे। तो यहाँ पर रूल्स क्या था हमारा, सबसे पहले रूल्स ये होगा कि जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है, मैंने इसी तरह से ही सिखाया था, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होगा उसका हमें अकाउंट ओपन कर लेना चाहिए जिसमें चेंजेस दिखेगा। जैसे कि देखो, सन्ड्री डेटर में चेंजेस है तो इसका अकाउंट ऑब्वियसली ओपन होना चाहिए। सन्ड्री क्रेडिटर भी ओपन होना चाहिए। फर्नीचर क्वेश्चन मार्क है तो इसे भी हम लोग ओपन कर सकते हैं क्योंकि इसका बैलेंस
बैलेंस हमें नहीं पता। स्टॉक जरूरी नहीं होता है ओपन करना, इन्वेस्टमेंट एकदम इक्वल है, कोई भी चेंजेस नहीं है तो इसे भी ओपन नहीं करेंगे। तो बेसिकली हमारा 3 अकाउंट्स तो ओपन होगा, ठीक है, डेटर, क्रेडिटर और फर्नीचर, मतलब ये हम वर्किंग नोट का बात कह रहे हैं, ये हमारा ओपन होना चाहिए ये सारा अकाउंट। उसके बाद ही हम लोग आगे इसे ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर पाएंगे। तो पहले सन्ड्री डेटर अकाउंट, पहले हम लोग, अच्छा ये वाला, तो यहाँ पर हेडिंग कर देते हैं 2017 का क्वेश्चन कर रहे हैं, तुम लोग भी हेडिंग कर लो, 2017 का हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं और इलास्ट्रेशन 7 है, ठीक है, इलास्ट्रेशन 7 है। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर इन द बुक्स ऑफ क्या हो जाएगा, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर डी ट्रेडर, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर डी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये प्रिपेयर करने के लिए कहा गया है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड, for the year ended 31st of December 2016, 31st of December 2016 ट्रेडिंग पीएल हमें प्रिपेयर करना है। ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट, अच्छा ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट, बैलेंस शीट यहाँ पर प्रिपेयर कर लेंगे। बैलेंस शीट एज ऑन 31st of December 2016। अब वर्किंग नोट तो चाहिए सिंगल एंट्री में, बिना वर्किंग नोट के सिंगल एंट्री बन नहीं सकता है। अच्छा, यहाँ पर बैलेंस शीट भी चाहिए, अब यहाँ पर हम लोग वर्किंग नोट करेंगे, ठीक है, इस पेज में वर्किंग नोट करेंगे। फर्स्ट वर्किंग नोट हमारा क्या होना चाहिए, फर्स्ट वर्किंग नोट नंबर 1 जो कि हमारा सन्ड्री डेटर का बनेगा, ये देखो क्वेश्चन देख के हमें करना है, तो सन्ड्री डेटर का, तो पहले हम लोग वर्किंग नोट के लिए यहाँ पर चले जाते हैं। सन्ड्री डेटर 1,45,000 और 1,66,000, तो सन्ड्री डेटर बताओ कहाँ कहाँ लिखना पड़ेगा, कैसे लिखेंगे, बताओ कहाँ लिखना पड़ेगा, ओपनिंग क्लोजिंग कहाँ लिखेंगे बताओ, डेटर है, एसेट है, तो कैसे लिखना पड़ेगा, बोलो। 1,45,000 किधर लिखे, टू बैलेंस बीडी या बाई बैलेंस सीडी या क्या होगा, बाई बैलेंस बीडी क्या होगा बताओ, और 1,66,000 क्या होगा, बोलो। बोलो कहाँ पर पुट करें, हेलो, हेलो मैम, टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी कितना, टू बैलेंस बीडी कितना होगा बताओ, अगर नहीं बता पाओगे तो कैसे होगा बताओ, टू बैलेंस बीडी कौन सा होगा, ओपनिंग 1,45,000। 1,45,000। हाँ 1,45,000 ओपनिंग। अच्छा, बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी हो जाएगा 1,66,000, तो 1,66,000 क्योंकि ये एसेट था। अच्छा, अब सन्ड्री डेटर हो गया, अब यहाँ पर लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर। अच्छा, सन्ड्री क्रेडिटर का बताओ, इसका कैसे ब्रॉट डाउन होना चाहिए, सन्ड्री क्रेडिटर का क्या ब्रॉट डाउन होगा, 2,90,000 एंड 2 बाय लाख, बैलेंस बीडी। बाई बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग मतलब ईयर वाइज ओपनिंग, 2,90,000, 2,23,000, 2,90,000 और
2,23,000 ये हो गया सन्ड्री क्रेडिटर। अच्छा, अब फर्नीचर का क्या होगा? फर्नीचर एसेट है तो टू बैलेंस बीडी कितना? 48,000। टू बैलेंस बीडी 48,000। क्लोजिंग नहीं पता है, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, ये सारा कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद देखते हैं और हमें क्या चाहिए। ठीक है, क्योंकि स्टॉक का तो नहीं ओपन करना जरूरी नहीं है और ये इन्वेस्टमेंट जो है ये इक्वल है। अब हमें यहाँ पर जो हम लोगों ने अकाउंट ओपन किया है, इसको अब अकाउंट में जो भी पोस्ट करना है उसे पोस्ट करना पड़ेगा। अब हम लोग अकाउंट तो ओपन कर लिया, अब यहाँ पर डेटा देख रहे हैं, जो भी डेटा है वो कहाँ लिखेंगे वो भी देखना पड़ेगा। जैसे कि कैश का ओपनिंग बैलेंस, बताओ ये कहाँ पर जाना चाहिए? सिंगल एंट्री में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश का इन हैंड ओपनिंग बैलेंस, एट बैंक ओपनिंग बैलेंस, ये कहाँ पर जाना चाहिए? ये कहाँ जाता है बताओ? मैम बैलेंस शीट। हाँ, ओपनिंग बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट में जाएगा बट ओपनिंग बैलेंस शीट में, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हो गया ना। हाँ हाँ, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, या फिर उसे कभी कभी हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट भी बोलते हैं। ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ही होता है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स यहाँ पर जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पर एसेट और लाइबिलिटी, ये भी वर्किंग नोट हो रहा है, वर्किंग नोट 4। अच्छा, ये लाइबिलिटी और ये हो गया एसेट्स। अच्छा, ओपनिंग में यहाँ पर कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक 3,600 और 62,000। अच्छा, उसके बाद देखो है कलेक्शन फ्रॉम डेटर, बताओ इसका क्या एंट्री होगा? ये वैसे तो है, क्या बुक है? कैश बुक है या बैंक का समरी है? देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फॉलोइंग समरी ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया हुआ है, डिटेल रिकॉर्ड ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन। अच्छा, कैश एंड बैंक दोनों मिक्सड अप है। ठीक है, तो ठीक है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर बताओ क्या होगा फिर? बोला तो नहीं है कैश में कलेक्ट हुआ है या थ्रू बैंक कलेक्ट हुआ है? कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर बताओ क्या एंट्री होगा? मतलब कहाँ जाएगा या फिर क्या एंट्री होगा? मैम डेटर्स अकाउंट में क्रेडिट साइड। हाँ, डेटर अकाउंट में क्रेडिट साइड एंट्री होता है बाय कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर, तो एंट्री हो जाएगा बाय कैश, कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर 2,20,000। अच्छा, ये लिख दिया हम लोगों ने। अच्छा, उसके बाद कैश सेल, बताओ ये कहाँ पर जाएगा? कैश सेल का एंट्री क्या होता है? कैश टू सेल होता है। ठीक है, हम लोगों ने तो कैश अकाउंट ओपन नहीं किया है और सेल्स अकाउंट भी ओपन नहीं किया है, तो ये कहाँ पर जाएगा? ये जो ट्रेडिंग पीएल बनेगा वहां पर सेल्स में जाएगा। ठीक है, ट्रेडिंग पीएल जो बनेगा वहां पर जो सेल्स होगा वहां लिखना है बाय सेल्स, या ये तो एक्रूअल बेसिस पे बनता है, तो यहाँ पर कैश एज वेल एज क्रेडिट दोनों ही अमाउंट चले जाना चाहिए। तो कैश एज वेल एज क्रेडिट, तो कैश हमें मिल गया है, देखो कैश दिया हुआ है 70,000, क्रेडिट मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? अभी जो हम लोग अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं वहीं से क्रेडिट सेल भी हमें मिल जाएगा। तो कैश सेल हमें कहाँ लिखना है? ये सेल्स यहाँ पर लिखना है। एंट्री होता है कैश टू सेल्स, बट हम लोगों ने कैश अकाउंट भी ओपन नहीं किया, सेल्स अकाउंट भी ओपन नहीं किया, और हमें ये पता है कि ट्रेडिंग पीएल में सेल्स जाता है, तो उसे हम लोगों ने लिख दिया। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, नया कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है, तो कैपिटल इंट्रोड्यूस अगर हुआ है तो वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो बैलेंस शीट में इधर जो कैपिटल हमें मिलेगा ओपनिंग बैलेंस शीट में, उसमें ऐड कर देना है एडिशनल कैपिटल या फिर न्यू कैपिटल इंट्रोड्यूस बोल के। अमाउंट है 60,000। अच्छा, उसके बाद है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये तो इनकम है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ये तो इनकम है, तो ये पीएल में चला जाएगा बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड।
अब कितना रिसीव हुआ है 5000। हम लोग चेक कर लेंगे क्या 5000 ही होना चाहिए या कम बेसी कुछ हो रहा है, देख लेते हैं। यहाँ पर देखो बॉन्ड है 50,000 का, 10% बॉन्ड है, तो 10% अगर है इंटरेस्ट तो 50,000 के हिसाब से 5000 हमें रिसीव होगा। तो ठीक है, कोई एक्रूवल नहीं दिख रहा है हमें। पेमेंट टू क्रेडिटर, ये क्रेडिटर अकाउंट जो बना हुआ है वहां पर चला जाएगा। पेमेंट टू क्रेडिटर, जो क्रेडिटर अकाउंट बना हुआ है वहां पर चला जाएगा। तो क्या लिखना पड़ेगा, टू कैश। कितना पेमेंट किया हम लोगों ने क्रेडिटर को, क्रेडिटर को पेमेंट किया हम लोगों ने 2,30,000, 2,30,000। अच्छा, उसके बाद है परचेज ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर परचेज किया है, तो एंट्री क्या होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कितना परचेज हुआ है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, ये हो रहा है 12,000। ठीक है, ये हो गया 12,000। अच्छा, उसके बाद सैलरी, जनरल एक्सपेंस, रेंट एंड रेट्स, ये सारा चीज पीएल में जाएगा, ये सारा डेटा पीएल में जाएगा। तो सैलरी टू, सैलरी टू रेंट, सैलरी है 28,000, रेंट एंड रेट्स 15,000, रेंट एंड रेट्स 15,000, और सैलरी है 28,000, सैलरी है 28,000। जनरल एक्सपेंस था, जनरल एक्सपेंस, अच्छा जनरल एक्सपेंस है 8,000 और ड्राइंग्स तो माइनस हो जाएगा, ये हो गया 8,000। और ड्राइंग्स जो है वो बैलेंस शीट में जाएगा, ड्राइंग्स लेस ड्राइंग्स, ये बैलेंस शीट में जाना चाहिए। अच्छा, ड्राइंग्स कितना है, ड्राइंग्स है 36,000। अच्छा, उसके बाद है कैश परचेज, देखो उसके बाद है कैश परचेज, तो ये ट्रेडिंग में परचेज में चला जाएगा। ट्रेडिंग में जैसे सेल्स हुआ था उसी तरह से ट्रेडिंग में ये चला जाएगा परचेज में। तो टू परचेज कैश और क्रेडिट, क्रेडिट परचेज हमें अकाउंट से मिल सकता है। कैश परचेज 47,000, क्रेडिट परचेज अभी तक नहीं पता है। और लास्ट यहाँ हमें कैश इन हैंड, कैश एट बैंक मिल गया 1,600 और 43,000। अच्छा, ये तो यहाँ पर चला जाएगा, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, कैश इन हैंड कैश एट बैंक 1,600 और 43,000। अच्छा, ये सारा चीज पुट हो गया हमारा। अच्छा, अब यहाँ पर देखो सन्ड्री डेटर, क्रेडिटर, ये भी हो गया। फर्नीचर स्टॉक, अच्छा स्टॉक लिख लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक 57,000 और क्लोजिंग स्टॉक, अच्छा ओपनिंग स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक 57,000, क्लोजिंग स्टॉक, अच्छा क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा 70,000। अच्छा, ये क्लोजिंग स्टॉक एक बार बैलेंस शीट में भी लिखना चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक 70,000। अच्छा, इसके बाद इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट भी लिखेंगे। लास्ट ईयर भी इन्वेस्टमेंट 50,000 का था, तो इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट 50,000। अच्छा, उसके बाद ये देखो सन्ड्री डेटर, इसका भी क्लोजिंग लिख सकते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर, फर्नीचर का नहीं पता, ठीक है, तो फर्नीचर का यहाँ पर जगह छोड़ देते हैं। फर्नीचर, फर्नीचर देखना पड़ेगा कितना हो रहा है। सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर, अच्छा इस पे यहाँ पर नीचे एक एडजस्टमेंट भी दिया हुआ था, ये भी हमें रीड करना चाहिए। देखो डेटर क्रेडिटर में हमें डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसिव्ड है, तो डिस्काउंट अलाउड है 9,000, डिस्काउंट रिसिव्ड है 7,000, तो ये पीएल में जाएगा। पीएल में डिस्काउंट रिसिव्ड बाई साइड में चला जाएगा, बाई डिस्काउंट रिसिव्ड, और टू यहाँ पर लिख देते हैं डिस्काउंट अलाउड। अच्छा, डिस्काउंट अलाउड है 9,000 और डिस्काउंट रिसिप्ट था 7,000, डिस्काउंट रिसिप्ट था 7,000। ये देखो डिस्काउंट अलाउड था 9,000 और डिस्काउंट रिसिप्ट था 7,000। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर बोला है
फर्नीचर को 10% डेप्रिशिएट करना है एंड ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट 3300 क्रिएट किया गया है, तो ये पीएल में चार्ज होगा टू पीबीडीडी कितना हो जाएगा 3300, ठीक है। अब जैसे हम लोग फाइनल अकाउंट्स करते हैं ना, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है ना ये नीचे, ये देखो 2 बार पुट हो रहा है, जो नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन है ये 2 बार पुट हो रहा है, ये तो बैलेंस बता के रखा है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। तो जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने पीबीडीडी लिखा है तो वो डेटर से भी लेस होना चाहिए, तो सन्ड्री डेटर जितना है उससे लेस होके पीबीडीडी लिखना पड़ेगा। अच्छा, तो लेस पीबीडीडी, तो पीबीडीडी है 3300। अच्छा, और सन्ड्री डेटर है 1,66,000 क्लोजिंग सन्ड्री डेटर, और इसमें डिस्काउंट अलाउड माइनस किया हुआ है, क्वेश्चन में पहले ही हमें ये बता दिया था 3300, तो 1,62,700, 1,62,700। अच्छा, 1,62,700। अब यहाँ पर देखते हैं और क्या है। और तो यहाँ पर फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन बोला है 10%, तो फर्नीचर का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 10% बोला है, तो बाय डेप्रिसिएशन तो बताओ डेप्रिसिएशन कितना होगा। एक तो 48,000 का फर्नीचर है उस पे भी होगा, और ये जो न्यू परचेज हुआ है उस पे भी होगा, और जो न्यू परचेज हुआ है उसका डेट हमें दे दिया है 1 सितंबर, तो उस हिसाब से 10% के हिसाब से कितना होगा बताओ। ये जो परचेज है ये तो 1 सितंबर है, 1 सितंबर 19, और ये है बैलेंस, और रेट जो है 10% करके है, तो बताओ बाय डेप्रिसिएशन कितना होगा, ओल्ड मशीन पे कितना होगा और न्यू पे कितना होगा। ईयर एंड तो 31 दिसंबर को हो रहा है, डेप्रिसिएशन रेट क्या है? 10% करके है। मैम पहले वाले का 4,800 और दूसरे वाले का 400। करेक्ट, पहले वाले का 4,800, इस पे डायरेक्ट 10% लगाएंगे, और ये जो सितंबर को खरीदा गया था, तो सितंबर से दिसंबर काउंट करो, 1 तारीख का है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 मंथ्स का डेप्रिसिएशन, इसमें हम लिख देते हैं ये 4 मंथ्स का, ये 12 मंथ्स का डेप्रिसिएशन 400। तो यहाँ पर बैलेंस कितना बच रहा है, 60,000 का टोटल एसेट है, उसमें टोटल डेप्रिसिएशन लग चुका है 4,800 और 400, यानी 54,800 जो है ये बैलेंस आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल हो गया 60,000, तो फर्नीचर का भी हमें क्लोजिंग बैलेंस मिल गया जो है 54,800। तो फर्नीचर हम लोग इस तरह से प्रेजेंटेशन ऐसे करना चाहिए 48,000। अच्छा, एक काम करते हैं, सन्ड्री डेटर को नीचे लिख देते हैं, यहाँ पर फिर फर्नीचर नहीं इलेबोरेट कर पाएंगे, एक बार नीचे लिख लेते, इससे जगह नहीं हो रहा है। फर्नीचर ऐड करना पड़ेगा एडिशनल, जो हम लोगों ने खरीदा है 12,000, इस तरह से प्रेजेंटेशन होगा। तो यहाँ पर हो गया 60,000 लेस डेप्रिसिएशन, उसके लिए हम लोग वर्किंग नोट फॉलो कर लेंगे, और डेप्रिसिएशन हो गया 4,800 प्लस 400, तो ये हो जाएगा 4,800 प्लस 400, ये 5,200, लेस कर दो 60,000, तो ये हो गया 54,800। अच्छा, सन्ड्री डेटर को मैंने हटा दिया था, इसको एक बार यही लिखना पड़ेगा, सन्ड्री डेटर लेस पीबीडीडी 3,300, ये था पीबीडीडी, और डेटर था 1,66,000, तो यहाँ पर बैलेंस आ जा रहा है 1,62,700। अच्छा, अब जैसे ही डेप्रिसिएशन हमें मिल गया तो डेप्रिसिएशन भी लिखना पड़ेगा पीएल में, तो यहाँ पर लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, तो टोटल हो रहा है 5,200, 4,800 प्लस 400, 5,200। अच्छा, अब देखते हैं और क्या बाकी है। डिस्काउंट रिसिप्ट, डिस्काउंट अलाउड, डेप्रिसिएशन, पीबीडीडी, सारा चीज तो हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर एक एक क्लोज करते। अच्छा हाँ, क्रेडिटर का कहाँ कैलकुलेशन हुआ, क्रेडिटर का तो कैलकुलेशन बाकी रह गया। अच्छा, क्रेडिटर और डेटर, ये कैश सेल और क्रेडिट सेल ये सब नहीं कैलकुलेट हुआ है, तो डेटर में डिस्काउंट अलाउड था, तो बाय डिस्काउंट अलाउड ये यहाँ पर पोस्ट हो जाएगा, बाय डिस्काउंट अलाउड, और डिस्काउंट अलाउड था 9,000,
बस अब यहाँ पर टोटल करेंगे तो यहाँ पर जो आएगा वो टू साइड में है, टू, तो डेटर अकाउंट डेबिट टू क्या होता है, सेल्स होता है। ये कौन सा सेल्स है, क्रेडिट सेल, ये क्रेडिट सेल हो जाएगा। तो इसका टोटल हो रहा है 1,66,000 प्लस 2,20,000 प्लस 9,000, ये हो रहा है 3,95,000 माइनस 1,45,000, 2,50,000। इसका क्रेडिट सेल का आंसर आ रहा है 2,50,000, 3,95,000। तो क्रेडिट सेल 2,50,000, यहाँ पर 2,50,000 प्लस 70,000, तो टोटल सेल हो जाएगा 3,20,000। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है क्रेडिटर से, डिस्काउंट रिसिप्ट था 7,000। अच्छा, तो ये 3 लाख और 5,23,000, तो 5,23,000 माइनस 2,90,000, तो ये हो रहा है 2,33,000, 2,30,000 और 7,000, 4,60,000 हो रहा है क्या। अच्छा, 7,000 प्लस 2,30,000 प्लस 223,000, 4,60,000 हो रहा है। अच्छा, मैंने ये गलत लिख दिया, 4,60,000, 4,60,000 माइनस 2,90,000, माइनस 2,90,000, तो 1,70,000। इसे क्या लिखेंगे, क्रेडिटर, तो बाई साइड में बैलेंस आ रहा है, बाई क्या हो जाएगा, परचेस, क्योंकि क्रेडिटर रिलेटेड टू परचेस होता है, तो परचेस 1,70,000, 1,70,000 प्लस 47,000, तो ये हो गया 2,17,000। अच्छा, अब यहाँ पर देखना पड़ेगा ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस क्या आ रहा है, 3,20,000 प्लस 70 मतलब 3,90,000। अच्छा, 3,90,000 और यहाँ पर माइनस हो जाएगा 3,90,000 माइनस 57 माइनस 2,17,000, तो 1,16,000, ये आ गया 1,16,000 टू ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर 1,16,000, तो ये हो गया 3,90,000। अच्छा, बाई जीपी ब्रॉट डाउन 1,16,000 होगा, टोटल लिखते रहे गलती से, 1,16,000, 1,16,000 प्लस 5,000 प्लस 7,000, तो हो गया 1,28,000। अच्छा, 1,28,000। अच्छा, यहाँ पर टू नेट प्रॉफिट 1,28,000 माइनस 5,200 माइनस 3,300 माइनस 8,000 माइनस 15,000 माइनस 28,000, 9 और हाँ सिर्फ 9,000 बचा है, 9,000, 59,500, 59,500 बैलेंसिंग फिगर नेट प्रॉफिट। अच्छा, ये नेट प्रॉफिट तो आ गया, अब हमें क्या करना है, अब हम लोग को बैलेंस शीट को कंप्लीट करना है, ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट 59,500, बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर अभी तक कैपिटल हमें नहीं मिला है, तो उसके लिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है उसे प्रिपेयर करना मैम पड़ेगा। मैम गिने गिने शो হচ্ছে না হ্যাঁ, কি বলছো, मैम स्क्रीने কিছু শো হচ্ছে না স্ক্রিনে শো হচ্ছে না। আচ্ছা, দেখছি, দাঁড়াও। এবারে না ম্যাম আসেনি আসছে না, দেখা যাচ্ছে না, হ্যালো, অরিজিৎ দেখতে পাচ্ছ স্ক্রিন? হ্যালো।
यस मैम शो हो रहा है। अच्छा, साहिल को दिख रहा है, अरिजीत को शायद सुनाई भी नहीं दे रहा है। नेटवर्क इशू, अच्छा। ठीक है, उसका नेटवर्क इशू हो रहा है। ओके, कोई बात नहीं, हम लोग करते तब तक। अच्छा, बैलेंस शीट जो है इसका यहाँ पर हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को प्रिपेयर कर लेते हैं। कैश इन हैंड मिल गया। अब यहाँ पर सन्ड्री डेटर, जितना भी ओपनिंग है वो लिखेंगे सन्ड्री डेटर्स। तो सन्ड्री डेटर्स कितना है? सन्ड्री डेटर्स है 1,45,000, क्रेडिटर है 2,90,000। अच्छा, 1,45,000, 2,90,000 क्रेडिटर। अच्छा, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी था 50,000 का, बॉन्ड 50,000। अच्छा, इन्वेस्टमेंट लिख दिया। स्टॉक 57,000, स्टॉक 57,000। अच्छा, और क्या होना चाहिए? फर्नीचर, फर्नीचर था स्टार्टिंग में 48,000, 48,000। अच्छा, और क्या होगा? डेटर, क्रेडिटर, फर्नीचर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट। हाँ, सारा ही चीज लिख लिया। अब ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, 36,000, 62,000, 1,45,000 प्लस 50,000 प्लस 57,000 प्लस 48,000, ये हो गया 3,98,000। मैम वो 3,98,000। 3600 है, 1000 नहीं है। अच्छा, अच्छा तो कितना आ रहा है? 3,600, 62,000, 1,45,000, 50, 57, 48, 3,65,600, 365,600, 365,600 minus 2,90,000, 75,600 कैपिटल बैलेंसिंग फिगर 75,600। अच्छा, यहाँ पर लिख देंगे 75,600 प्लस 60,000 माइनस 36 और प्लस 59,500, 1,59,100। अच्छा, 1,59,100 प्लस सन्ड्री क्रेडिटर कितना था? सन्ड्री क्रेडिटर का क्लोजिंग है 2,23,000, 2,23,000 प्लस 223,000, 3,82,100, 3,82,100। बस यहाँ पर चेक करना पड़ेगा आ रहा है कि नहीं। 3,82,100 माइनस 1,62,700। अच्छा, उसके बाद 43,000, 1,600, 70, 50, 54, 800। जीरो आ रहा है, सही है। थोड़ा सा टाइम लगता है, वही टाइम बचा के करना है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। ये हो गया 2017 का। अब हम लोग 2018 का करेंगे, देन 2019 का करेंगे। एट्थ नंबर पॉइंट में है। इसमें 7th नंबर में है। अच्छा, इसमें 7th नंबर में है। स्वाति, ए स्मॉल ट्रेडर, मेंटेन हर बुक्स अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यू आर आस्क्ड to prepare trading and profit and loss account and balance sheet as on 31st of December 2018। डेटर का अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। क्रेडिटर चेंजेस है, ओपन होगा। सीविंग मशीन ये भी ओपन हो सकता है। फर्नीचर, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल,
अगर डेटर क्रेडिटर है और उसके साथ बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेएबल है तो ये ओपन करना ही चाहिए अगर चेंजेस है तो, नहीं तो नहीं समझ में आएगा कि डेटर का कौन सा बैलेंस बिल्स रिसीवेबल में जाएगा और बिल्स पेएबल का कौन सा बैलेंस क्रेडिटर में जाएगा, क्योंकि डेटर और बिल्स रिसीवेबल रिलेटेड होता है और बिल्स पेएबल और क्रेडिटर रिलेटेड होता है। स्टॉक का जरूरी नहीं है ओपन करना। उसके बाद यहाँ पर एक बैंक समरी दे दिया, क्लियरली बोल दिया बैंक समरी, यानी जो भी पेमेंट रिसीव होगा टू बैंक बाय बैंक लिखना पड़ेगा हमें। ओपनिंग बैलेंस बैंक का, कलेक्शन फ्रॉम डेटर, बिल्स रिसीवेबल, कैपिटल, पेमेंट टू क्रेडिटर, बिल्स पेबल, रेंट, वेजेस, प्रिंटिंग, ड्राइंग, सैलरी, क्लोजिंग बैलेंस। अच्छा, सी अलाउड डिस्काउंट टू डेटर एंड रिसीव डिस्काउंट फ्रॉम क्रेडिटर, लगभग सेम है। सी एंडोर्स्ड बिल्स रिसीवेबल, यहाँ पर बिल्स का मेन पॉइंट दिया हुआ है, वही हमें यहाँ पर देखना है, बाकी क्वेश्चन पहले जैसा ही है। सी एंडोर्स्ड बिल्स रिसीवेबल ऑफ 1200 टू हर क्रेडिटर, ये दिया हुआ है। तो पहले हम लोग फटाफट इसका वर्किंग नोट कर लेते हैं। 2018 का है ये वाला क्वेश्चन। वर्किंग नोट नंबर 1, सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर और इसके साथ बिल्स रिसीवेबल है तो नीचे बिल्स रिसीवेबल ओपन कर लेना चाहिए। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल। अच्छा, उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर और बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल। अच्छा, डेटर 20,000 और 25,200 टू बैलेंस BD 20,000 और बाई बैलेंस CD 25,200। अच्छा, बिल्स टू बैलेंस BD, बिल्स का भी ओपनिंग इधर होगा क्लोजिंग इधर होगा, एसेट है, बाई बैलेंस CD। अच्छा, बिल्स रिसीवेबल 7,000 एंड 6,000, 7,000 और 6,000। सन्ड्री क्रेडिटर 15 और 14,100, 15 और 14,100। अच्छा, बिल्स पेएबल का 3,000 और 5,000 बाई बैलेंस BD 3,000 और टू बैलेंस CD 5,000। अच्छा, मशीन 15,000 और 14,200, सीविंग मशीन। टू बैलेंस BD और बाई बैलेंस CD, टू बैलेंस BD 15,000 और 14,200, 14,200। अच्छा, सीविंग मशीन के बाद है फर्नीचर 12,000 और 11,800, 12,000 और 11,800, 12,000 और 11,800। बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेएबल लिख लिया, स्टॉक लिखने का भी जरूरत नहीं है, स्टॉक हम लोग डायरेक्ट ट्रेडिंग में लिख देंगे। अच्छा, अब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के लिए एक जगह छोड़ देना चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, उसके बाद यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, यहाँ पर आ जाएगा सन्ड्री डेटर, बिल्स रिसीव, सन्ड्री डेटर 20,000। अच्छा, क्रेडिटर 15,000, क्रेडिटर 15,000। अच्छा, उसके बाद सीविंग मशीन 15,000,
मशीन 15,000। अच्छा, नेक्स्ट है फर्नीचर 12,000, फर्नीचर 12,000। अच्छा, उसके बाद बिल्स रिसीवेबल 7,000, बिल्स रिसीवेबल 7,000, बिल्स पेबल 3,000, स्टॉक 4,000, स्टॉक 4,000। अच्छा, ये सारा चीज पुट हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर जो बैंक समरी था उसमें ओपनिंग बैंक बैलेंस 21,000, तो बैंक 21,000 ये भी पुट हो गया। अच्छा, आगे बोला है कलेक्शन फ्रॉम डेटर, तो डेटर अकाउंट में लिखना पड़ेगा बाई कैश 75,200। डेटर में लिखेंगे बाई नहीं, बाई बैंक लिखना पड़ेगा क्योंकि बैंक का ट्रांजैक्शन है। बाई बैंक 75,200। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर बोला है बिल्स रिसीवेबल है 5,600। इसका एंट्री क्या होगा? बिल्स रिसीवेबल है 5,600, तो बिल्स रिसीवेबल में हमें लिखना पड़ेगा बाई बैंक। ये बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में जाएगा। एंट्री क्या हो रहा है? बैंक का ट्रांजैक्शन है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, तो बिल्स रिसीवेबल में क्या हो जाएगा? बाई बैंक हो जाएगा 5,600, ये यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद है बिल्स रिसीवेबल के बाद कलेक्शन फ्रॉम, अच्छा कैपिटल बैंक टू कैपिटल, मतलब नया कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है कितना? 13,000, नया कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है 13,000, तो ये ऐड करना पड़ेगा, एडिशनल कैपिटल 13,000। अच्छा, वो तो मैंने प्रिपेयर, अच्छा ये तो ट्रेडिंग पीएल अभी तक मैंने लिखा नहीं है। अच्छा चलो यहाँ पर लिख लेते हैं, ट्रेडिंग एंड पीएल और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कैपिटल यहाँ पर ऐड हो जाएगा, एडिशनल कैपिटल है 13,000। अच्छा, नेक्स्ट है यहाँ पर पेमेंट टू क्रेडिटर, तो 42,000 टू बैंक हो जाएगा क्रेडिटर अकाउंट में, पेमेंट टू क्रेडिटर। टू बैंक 42,000। अच्छा, उसके बाद है बिल्स पेबल, तो बिल्स पेबल अकाउंट में, बिल्स पेबल है तो बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक हुआ होगा, बिल्स पेबल हुआ है तो बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक 2,800। अच्छा, उसके बाद रेंट वेजेस, तो रेंट चला जाएगा पीएल में, रेंट है रेंट हो जाएगा 2,000। अच्छा, पीएल में रेंट 2,000, टू रेंट 2,000, टू वेजेस है 2,000, प्रिंटिंग 2,000। अच्छा, सभी 2,000 है, प्रिंटिंग 2,000, टू प्रिंटिंग 2,000। अच्छा, ड्राइंग्स 24,000, ये बैलेंस शीट में चला जाएगा। सैलरी 12,000 लिख लेते हैं एक बार, टू सैलरी 12,000, ड्राइंग्स 24,000, लेस ड्राइंग्स 24,000। अच्छा, उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस है कैश का, ये भी बैलेंस शीट में जाएगा 28,000, कैश 28,000। अच्छा, यहाँ तक तो हम लोगों ने कर लिया। उसके बाद नीचे यहाँ पर जो था डिस्काउंट अलाउड टू डेटर 2,400, तो बाई डिस्काउंट अलाउड 2,400, बाई डिस्काउंट अलाउड 2,400। अच्छा, और डिस्काउंट रिसिप्ट है 3,900, तो क्रेडिटर में लिखना पड़ेगा टू डिस्काउंट रिसिप्ट 3,900। अब ये पीएल में भी लिखना पड़ेगा, टू डिस्काउंट अलाउड और बाई डिस्काउंट रिसिप्ट। डिस्काउंट अलाउड 2,400,
और डिस्काउंट रिसीव्ड 3900। अच्छा ये भी पोस्ट हो गया। अच्छा एंडोर्स्ड हुआ है बिल्स क्रेडिटर को। बिल्स अगर क्रेडिटर को एंडोर्स हो जाए, एंडोर्स मतलब क्रेडिटर को पेमेंट करने के बदले बिल्स रिसीवेबल दे के उसके साथ सेटलमेंट कर रहे हैं, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा और बिल्स रिसीवेबल चला जाएगा। तो बिल्स रिसीवेबल चला जाने से बिल्स रिसीवेबल डेबिट था वो क्रेडिट हो जाएगा, और क्रेडिटर जो क्रेडिट होके रखा था वो डेबिट हो जाएगा। यानी एंट्री इसका होगा क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। अब क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, तो इसका एंट्री क्रेडिटर में होगा और बिल्स रिसीवेबल में होगा। तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट तो बाय क्रेडिटर, और क्रेडिटर में हो जाएगा टू बिल्स रिसीवेबल। अच्छा ये कहाँ पर लिखे, टू बिल्स रिसीवेबल और टू बैलेंस CD यहाँ पर लिख देते हैं 14,100, इससे रब कर देते हैं। अच्छा बिल्स रिसीवेबल कितना एंडोर्समेंट हो रहा है, 1200 एंडोर्स हो गया। अच्छा यहाँ पर भी 1200, बस और तो कुछ नहीं है। अब ये क्लोज करेंगे तो हमें क्रेडिट सेल क्रेडिट परचेस पता चल जाएगा। तो सन्ड्री क्रेडिटर में देखते हैं कितना हो रहा है। सन्ड्री क्रेडिटर इधर है 42,000 प्लस 3,900 प्लस 1200 प्लस 14,100, तो ये हो रहा है 61,000। अच्छा टू डिस्काउंट रिसिप्ट लिखा है मैंने, 42,000 लिखा है, डिस्काउंट रिसिप्ट बिल्स रिसीवेबल लिख दिया। अच्छा क्रेडिटर का पेमेंट हाँ लिखा है 42,000। अच्छा कुछ तो छूट गया है, देखते हैं एक बार। अच्छा बिल्स पेबल था, पेमेंट टू क्रेडिटर बिल्स पेबल 2,800, ये मैंने कहाँ पर लिखा है, ये तो लिखा नहीं शायद, ये लिखा नहीं। बिल्स पेबल, तो बिल्स पेबल का एंट्री क्या होगा, बिल्स पे कर देने से क्या हो जाएगा, BP अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, सन्ड्री डेटर कैंसिल हो जाएगा बिल्स पेबल करने से, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा अच्छा नहीं सॉरी थोड़ा सा गलती हो जा रहा है। बिल्स पेबल में लिखना पड़ेगा। बिल्स पेबल में लिखा है क्या मैंने, बिल्स पेबल में लिखा है टू बैंक, बिल्स पेबल में मैंने लिखा है टू बैंक लिखा है, टू बैंक 2,800 टू बैलेंस CD। अच्छा पहले बिल्स पेबल को क्लोज करना पड़ेगा। अच्छा पहले बिल्स पेबल क्लोज होगा तभी सन्ड्री डेटर का अगर कोई बैलेंस आएगा तो हो जाएगा, क्योंकि बिल्स का एंट्री इसी तरह से होता है, परचेज टू क्रेडिटर, फिर अगर बिल्स ड्रॉ होता है तो क्रेडिटर टू BP। तो पहले हमें बिल्स पेबल अकाउंट फर्स्ट क्लोज करना पड़ेगा अगर क्रेडिटर और बिल्स पेबल है, तो बिल्स पेबल फर्स्ट क्लोज होगा फिर क्रेडिटर, तभी हमारा यहाँ पर आंसर सही होगा। तो 7,800, तो यहाँ पर बैलेंस आ जा रहा है 4,800, इस बैलेंस को क्या बोलेंगे, बाई क्या हो जाएगा, बाई क्रेडिटर चला गया, मतलब क्रेडिटर कैंसिल हो गया, क्रेडिटर टू BP जब बिल्स पेबल एक्सेप्टेड होता है, ये उसका एंट्री हो गया 4,800। अब ये क्रेडिटर में जाएगा तभी क्रेडिटर का आंसर सही आएगा, तो क्रेडिटर में हो जाएगा, यहाँ पर ये गलत है। अच्छा नहीं इसका तो एंट्री होगा ही, इसे एक बार नीचे फिर से लिखना पड़ेगा, एक मिनट। टू, ये पहले क्रॉस पोस्टिंग कर लेते हैं, टू क्रेडिटर 4,800 टू BP 4,800, और इसका क्रॉस पोस्टिंग हो जाएगा क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू BR, तो ये टू BR हो जाएगा। बिल्स रिसीवेबल जो एंडोर्समेंट का एंट्री था ये 1,200, ये है एंडोर्स्ड। मैम BP कैसे आ गया 4,800? ये वाला 4,800, ये जो बैलेंस आया था बाय क्रेडिटर 4,800, तो 4,800 ओके मैम। इसका क्रॉस पोस्टिंग किया मैंने, और यहाँ पर टू बैलेंस CD जो था वही लिखना पड़ेगा 14,100। थोड़ा सा बार बार मिस्टेक हो गया इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। 4,800 1,200 14,100, तो 66,000
66,000 माइनस 15, तो ये हो गया 51,000। अब क्रेडिटर है, ये पूरा लिख लेते हैं तभी गड़बड़ हो रहा है। सन्ड्री क्रेडिटर है तो बाई परचेज होगा, क्रेडिट परचेज, बाई परचेज क्रेडिट बैलेंस। अच्छा, अब ये परचेज में लिख लेंगे टू परचेज बोल के, क्रेडिट परचेज 51,000, यहाँ पर टू परचेज क्रेडिट और कैश। अच्छा, क्रेडिट 51,000, कैश कुछ नहीं था यहाँ पर। अगर हम लोग देखें कैश परचेस नहीं था, होगा तो पेमेंट साइड में दिखता, तो यही वाला सिर्फ परचेज है तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया। अच्छा, यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक भी लिख लेते हैं, टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक है ये नीचे मिलेगा नहीं, यहाँ पर ऊपर दिया हुआ 4,000 और क्लोजिंग 3,000, 4,000 और बाई क्लोजिंग स्टॉक 3,000। अच्छा, अब यहाँ पर और क्या क्लोज करना बाकी है, डेटर को क्लोज करेंगे, लेकिन पहले बिल्स रिसीवेबल को क्लोज करना पड़ेगा। तो बिल्स रिसीवेबल में एंट्री बाय बैंक, मतलब कितना पेमेंट मिला, क्रेडिटर। अच्छा, ये वाला आ गया, क्रेडिटर का एंट्री आ गया 1200 और इधर 6,000, बस और कुछ नहीं है। 6,000 और 7,200 प्लस 5,600, तो ये हो गया 12,800 माइनस 7,000, तो ये हो गया 5,800 बैलेंसिंग फिगर। इसे क्या लिखेंगे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, टू होना चाहिए डेटर, जो बिल्स एक्सेप्टेंस का एंट्री हो गया। अब डेटर में इसका क्रॉस पोस्टिंग करेंगे, बाई बिल्स रिसीवेबल, यहाँ पर लिख देते हैं बाई बिल्स, छोड़ो नीचे ही लिख देते हैं, इसके नीचे बाई बिल्स रिसीवेबल 5,800। अब टोटल करके बैलेंस करेंगे, 75,200 प्लस 2,400 प्लस 25,200 प्लस 5,800। अच्छा, 108,600 माइनस 1,08,600, 20,000 लेस 88,600 क्रेडिट सेल, टू सेल्स क्रेडिट 88,600, 1,08,600, तो सेल्स में ये लिखना पड़ेगा बाई सेल्स बोल के, बाई सेल्स। अब चेक करना पड़ेगा क्या सिर्फ कैश सेल था या क्रेडिट सेल भी था। कलेक्शन फ्रॉम डेटर नहीं, कैश सेल कुछ भी नहीं दिया है तो क्रेडिट सेल ही लिखना पड़ेगा। क्रेडिट सेल कितना आया, 88,600, 88,600। अच्छा, अब इसे क्लोज करेंगे, प्लस 3,000, तो ये हो गया 91,600 टू ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, माइनस 6,000 और 51,000, तो ये हो गया 34,600, 91,600, 34,600 बाई ग्रॉस प्रॉफिट 34,600। अच्छा, और कुछ फर्नीचर सीविंग मशीन था, तो सीविंग मशीन में कुछ बताया नहीं, इसका मतलब जो बैलेंस है वो डेप्रिसिएशन होगा। यहाँ पर चेक कर लेते हैं, सीविंग मशीन का कुछ भी डिटेल्स नहीं दिया हुआ है, तो ये कम कैसे हो सकता है, तो डेप्रिसिएशन हुआ होगा, तो बाय डेप्रिसिएशन बैलेंसिंग फिगर वही आ जाएगा। तो ये 15,000 है, 800, 15,000। अच्छा, यहाँ पर 11,800, इधर भी डेप्रिसिएशन है, बाय डेप्रिसिएशन 12,000 और 12,000, ये 200 होना चाहिए, 200। अच्छा, ये डेप्रिसिएशन पीएल में लिखना पड़ेगा, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 800 टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 200। अच्छा, और तो कुछ नहीं है, टू नेट प्रॉफिट, इसका टोटल 34,600 प्लस 3,900, 38,500। अच्छा, 38,500 माइनस 2 2 4 4 और 12 16 16 17 18,400, 18,400 माइनस 1,000,
19,100 नेट प्रॉफिट आ गया, 38,500 नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। अच्छा, अब यहाँ पर पहले कैपिटल को कैलकुलेट करना पड़ेगा। $20,000, $15,000, $12,000, $7,000, $4,000 और $21,000। अच्छा, 79,000। अच्छा, 79,000 आ रहा है, माइनस 18,000, 61,000। अच्छा, कैपिटल का बैलेंस आ गया 61,000। अच्छा, 71,000। अच्छा, ये लिख लेंगे यहाँ पर, ये तो बन गया। अब यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल 61,000 प्लस नेट प्रॉफिट। अच्छा, नेट प्रॉफिट है 19,100। अच्छा, 19,100। तो 61,000 प्लस 13,000 एडिशनल था, माइनस 24 प्लस 19,100, 69,100। अच्छा, अब बाकी यहाँ पर देखते हैं क्या क्या आ जाएगा। यहाँ पर क्रेडिटर आ जाएगा 14,100, क्रेडिटर 14,100। अच्छा, डेटर 25,200, तो यहाँ पर लिख देते हैं डेटर 25,200। अच्छा, डेटर हो गया। क्रेडिटर मशीन 14,200, इसको प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा कि डेप्रिसिएशन हुआ है मशीन, तो इसका ओपनिंग है 15,000 लेस डेप्रिसिएशन 800, तो यहाँ पर आ जाएगा 14,200। अच्छा, मशीन के बाद फर्नीचर 12,000 था, फर्नीचर 12,000। अच्छा, उसमें डेप्रिसिएशन 200 लगा था, लेस डेप्रिसिएशन 200, तो ये हो जाएगा 11,800। अच्छा, इसके बाद डेप्रिसिएशन के बाद बिल्स रिसीवेबल। अच्छा, डेप्रिसिएशन फर्नीचर, बिल्स रिसीवेबल 6,000 और बिल्स पेएबल। अच्छा, बिल्स रिसीवेबल 6,000, बिल्स रिसीवेबल यहाँ पर लिखना पड़ेगा 6,000। अच्छा, और बिल्स पेएबल 5,000, बिल्स पेएबल 5,000 और स्टॉक है 3,000, स्टॉक 3,000। अच्छा, कैश भी लिख लिया। अब देख लेते हैं 69,100, 14,100 और 5,000, ये हो गया 88,200। অরিজিৎ দেখতে পাচ্ছ এবার স্ক্রিন? হ্যালো? হ্যাঁ ম্যাম এসছে। তোমার মনে হচ্ছে নেটওয়ার্ক ইস্যু হয়ে গেছিল। ম্যাম নেটওয়ার্ক ইস্যু সকাল থেকেই হচ্ছিল। ওই কারণেই হচ্ছে। 6,000, 25,200, 28,000 और 3,000। अच्छा, ये टैली हो गया 88,200। ठीक है, ये हुआ हमारा 2018 वाला कंप्लीट हुआ। अब हम लोग 2019 वाला करेंगे। देखो 2019, तो इसमें जहाँ से लिया है ये थोड़ा हेजी आ गया है, क्योंकि स्क्रीनशॉट नहीं आ रहा था तो मैंने मोबाइल से फोटो लिया। जो भी हो, देखो इसमें दिया हुआ है सुबल कीप्स हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री मेथड ऑन 1 Jan 2018, हिज एसेट्स एंड लाइबिलिटीज वेयर एज फॉलोज। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन देने का जो पैटर्न है वो अलग है। यहाँ पर ना हमें उतना वो कॉलम करके नहीं दिया, उसमें ज्यादा इजी होता है। यहाँ पर बता दिया है लैंग्वेज के थ्रू कि 1 Jan 2018 को एसेट लाइबिलिटी का ये बैलेंस है, यानी ये सारा ओपनिंग कैपिटल। अच्छा, यहाँ पर एक चीज अच्छा है कि कैपिटल दे दिया है, इसका मतलब यहाँ पर हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, यानी जिसे ओपनिंग बैलेंस शीट भी बोल सकते हैं, वो नहीं करना पड़ेगा। कैपिटल दे दिया है, सन्ड्री डेटर का ओपनिंग दिया है, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, फिटिंग, स्टॉक, सन्ड्री क्रेडिटर, ये सब दिया हुआ है। द फॉलोइंग आर द एनालिसिस ऑफ कैश बुक फॉर द ईयर। कैश बुक दिया हुआ है, थोड़ा सा हेजी है। देखो, कैश इन हैंड, रिसिप्ट फ्रॉम डेटर, कैश सेल,
पेमेंट टू क्रेडिटर, वेजेस, सन्ड्री एक्सपेंस, ड्रॉइंग्स, कैश इन हैंड। अच्छा ये क्या है, किस चीज का समरी है, कैश बुक का, यानी सारा ट्रांजैक्शन टू कैश बाय कैश लिखना है। फिर नीचे एसेट लाइबिलिटी का फिर से डिटेल्स दिया हुआ है जो कि 31 दिसंबर 2018 यानी क्लोजिंग का दिया हुआ है। डेटर, क्रेडिटर, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, फिटिंग, स्टॉक। You are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st of December 2018 after providing depreciation on plant and machinery 5%, furniture fittings 2%, provision for bad and doubtful debt 5% on sundry debtor। बस इतना ही है। अच्छा तो देखो ये क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे, तो पहले हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस है। देखो कैपिटल हमारा दिया हुआ है तो यहाँ पर एक हमारा अकाउंट कम होगा, एक वर्किंग नोट कम होगा। सन्ड्री डेटर ओपनिंग 20,000 है और क्लोजिंग 25,000 है, तो ये हम लोग इसका अकाउंट बना लेंगे। तो वर्किंग नोट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर टू बैलेंस बीडी 20,000 और बाई बैलेंस सीडी 25,000। अच्छा नेक्स्ट सन्ड्री डेटर के बाद सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर का ये क्लोजिंग है शायद। सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर क्लोजिंग 10,000, ओपनिंग है 15,000। अच्छा सन्ड्री क्रेडिटर बाई बैलेंस बीडी 15,000 टू बैलेंस सीडी कितना है 10,000। अच्छा प्लांट एंड मशीनरी 31,000 क्लोजिंग है, ओपनिंग देखते हैं। ओपनिंग प्लांट मशीनरी 31, तब ओपन नहीं करेंगे हम लोग अकाउंट्स, नॉर्मली हो जाएगा हमारा ये। फर्नीचर 3,000 देखते हैं, फर्नीचर का क्लोजिंग 3,000 तो ओपन करने का जरूरत नहीं है। बचा स्टॉक, स्टॉक तो वैसे भी हम लोग ओपन नहीं करते हैं। ठीक है बस और कुछ नहीं करेंगे, इसका मतलब और कोई अकाउंट हमें प्रिपेयर करना नहीं है। अच्छा अब यहाँ पर ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो सन्ड्री जो सन्ड्री डेटर और क्रेडिटर इसे क्लोज कर लेते हैं। रिसिप्ट फ्रॉम डेटर 15,000 ये लिख लेते हैं, रिसिप्ट फ्रॉम डेटर तो बाई कैश हो जाएगा क्योंकि कैश बुक है, बाई कैश। रिसिप्ट फ्रॉम डेटर कितना है 15,000। अच्छा ये जो कैश इन हैंड है ये ओपनिंग है, ये ओपनिंग बैलेंस शीट यानी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में जाता है, जो प्रिपेयर करके हमें कैपिटल दे दिया है तो फिर हमें नहीं प्रिपेयर करना है। कैश सेल, कैश सेल जाता है कैश टू सेल्स, ये ट्रेडिंग में चला जाएगा, कैश सेल दिखा देंगे वहां पर। अच्छा पेमेंट टू क्रेडिटर 20,000 ये लिखना पड़ेगा क्रेडिटर अकाउंट में टू कैश 20,000। अच्छा इसके बाद वेजेस, वेजेस जो है ये पीएल में चला जाएगा, सॉरी ट्रेडिंग में चला जाएगा। सन्ड्री एक्सपेंस पीएल में जाएगा, ड्रॉइंग्स बैलेंस शीट में जाएगा, क्लोजिंग कैश इन हैंड बैलेंस शीट में जाएगा, बस और कुछ नहीं है। ठीक है तो फिर ये अकाउंट जो है ये क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 30,000। अच्छा ये इधर बाई परचेज आ जाएगा, क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज का बैलेंसिंग फिगर 30,000, 15,000 यहाँ पर बैलेंस करके आ गया। अच्छा उसके बाद यहाँ पर 20 और ये हो गया 25, 40। अच्छा ये 20,000 हो जाएगा, यहाँ पर 40,000। अच्छा टू सेल्स क्रेडिट, क्रेडिट सेल डेटर का ये आ गया। अच्छा अब हम लोग ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाएंगे क्योंकि इसमें और कोई अकाउंट तो ओपन नहीं हो रहा है। तो ट्रेडिंग एंड पीएल हम और डिटेल्स नहीं लिख रहे, जस्ट सिंपल कर दे रहे इसे। टू ओपनिंग स्टॉक। अच्छा ओपनिंग स्टॉक कहाँ पर मिलेगा हमें, ये जो ऊपर डेटा दिया हुआ था वहां मिल जाएगा। ओपनिंग स्टॉक है यहाँ पर प्लांट ये 10,000, ओपनिंग स्टॉक 10,000 बाई सेल्स कैश और क्रेडिट,
कैश और क्रेडिट। अच्छा, कैश सेल और क्रेडिट सेल। कैश सेल तो हमें कैश बुक उससे मिल जाएगा। कैश सेल है 20,000, कैश सेल है 20,000। अच्छा, और क्रेडिट सेल है, क्रेडिट सेल भी 20,000 है। अच्छा, दोनों ही 20,000 है तो 40,000 हो जाएगा। टू परचेज, कैश और क्रेडिट। अच्छा, क्रेडिट तो है 15 और कैश है, कैश परचेज इधर मिलना चाहिए, देख लेते हैं। कैश परचेज, कैश परचेज कुछ नहीं दिया हुआ है तो बस क्रेडिट परचेज ही होगा, कैश परचेज कुछ नहीं है तो ठीक है, लिख दिए तो यहाँ पर लिख देते हैं अभी 15,000। टू वेजेस था, वेजेस, वेजेस है 5,000। अच्छा, और तो ट्रेडिंग में कुछ नहीं था, 2 जीपी आ जाएगा। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक लिखना पड़ेगा, बाय क्लोजिंग स्टॉक 22,000, 22, तो ये हो गया 62 और 62,000 माइनस ये 15 और 5 20 एंड 10 30, 30 माइनस 62 32,000। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 32,000। अच्छा, अब नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 32,000। अब नेट प्रॉफिट प्रिपेयर करना पड़ेगा। बाई जीपी 32,000 ब्रॉट डाउन। अच्छा, नेट प्रॉफिट का डेटा क्या क्या है? सन्ड्री एक्सपेंस टू सन्ड्री एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंसेस 10,000। अच्छा, और तो यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है। कैश इन, ये तो बैलेंस शीट में जाएगा, कैश इन हैंड का जो क्लोजिंग बैलेंस है, ड्राइंग्स भी वहाँ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर बोला है कि डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। नीचे बोला था डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी पे 5%, फर्नीचर पे 2%। तो टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। अब कितना होगा? 5%। और प्लांट एंड मशीनरी का हमारा ओपनिंग क्लोजिंग इक्वल दिया हुआ था, तो फिर ओपनिंग क्लोजिंग इक्वल दिया हुआ है, इसका मतलब डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया है, इसीलिए डेप्रिसिएशन चार्ज करने बोल रहा है 5%। तो 31,000 वहां पर भी था, तो 31,000 पे 5%, तो 1550 हो रहा है। 31,000 पे 5%, यहाँ पर 1550 हो गया। अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी हो गया। फर्नीचर पे बोला है, फर्नीचर पे 2%। अच्छा, फर्नीचर कितना है? 3,000। ओपनिंग क्लोजिंग बराबर था, तभी तो हम लोगों ने ओपन नहीं किया था। तो 3,000 पे 2% यानी 60 रुपीज हो रहा है। ये हो रहा है 60 रुपीज, 60 रुपीज हो गया टू फर्नीचर। अच्छा, और क्या बोला था यहाँ पर? प्रोविजन भी क्रिएट करने बोला है, डेटर पे 5%, तो 2 PBDD, 2 PBDD, ये तो क्लोजिंग डेटर पे होगा। तो क्लोजिंग डेटर कितना है उस पे होगा, तो यहाँ देख लेते हैं क्लोजिंग डेटर कितना है। क्लोजिंग डेटर है 25,000, 25,000 पे 2%, नहीं सॉरी 2% नहीं, 25,000 पे 5%, 1250, ये हो जाएगा 1250। अच्छा, तो ये 32,000 और कुछ नहीं है इसमें, 32,000 माइनस 10,000 माइनस 1550 माइनस 60 माइनस 1250। अच्छा, ये हो रहा है 19,140 टू नेट प्रॉफिट। देख लेते एक बार, 10,1550 प्लस 60 प्लस 1250 माइनस 32,000, हाँ 19,140। बस अब इसका बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। बैलेंस शीट में सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा मशीन। मशीन कितना था? 31,000 था। इस पे हम लोगों ने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ कितना है? 5%, तो 1550 आया। तो 31,000 माइनस 1550, तो ये हो गया 29,450।
अच्छा, उसके बाद फर्नीचर था 3000, इस पे डेप्रिसिएशन 2% एट द रेट ऑफ 2%, तो 60 आया। तो 260 कितना हो जाएगा, 3000 इंटू 2% माइनस इक्वल टू 2940। अच्छा, इसके बाद अब कौन सा डेटा आ सकता है, सन्ड्री डेटर आ सकता है, देख लेते। सन्ड्री डेटर है 25,000 क्लोजिंग डेटर है, बट इस पे पीबीडीडी क्रिएट करना है, लेस पीबीडीडी एट द रेट ऑफ 5%। 25,000 इंटू 5% माइनस इक्वल टू, तो ये 23,750 आएगा माइनस करने के बाद, और यहाँ पर 1250 लिखना पड़ेगा। अच्छा, सन्ड्री डेटर हो गया, मशीन हो गया। अच्छा, सन्ड्री क्रेडिटर इधर आ जाएगा 10,000, सन्ड्री क्रेडिटर 10,000। अच्छा, ये हो गया। और यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा 22,000, क्लोजिंग स्टॉक 22,000, और कैपिटल तो बना हुआ ही है, वो लिख देंगे। अच्छा, यहाँ पर कैश लिखना पड़ेगा, कैश इन हैंड 7,000, कैश इन हैंड 7,000। अच्छा, इसके बाद कैपिटल 61,000, कैपिटल 61,000 एड नेट प्रॉफिट 19,140, हाँ 19,140। अच्छा, कुछ ड्राइंग्स था क्या, देख लेते एक बार, याद नहीं है। हाँ है, ड्राइंग्स 5,000, लेस ड्राइंग्स 5,000, 61 प्लस 19,140 माइनस 5,000, 75,140 प्लस 10,000, 85,140, 85,140। ये भी चेक करना पड़ेगा 85,140 हो रहा है कि नहीं। 29,450, 2940, 23,750, 22,000 और 7,000, हाँ 85,140 ये हो रहा है। 2019 में मुझे लग रहा है कंपैरेटिवली बाकी 2 ईयर से आसान दिया था, मुझे टफ थोड़ा सा लगा 2018, क्योंकि वहाँ पर क्रेडिट बिल्स एंडोर्समेंट का भी एंट्री था, ठीक है, तो वो इम्पॉर्टेंट है, मान सकते हैं हम लोग। बाकी ये इजी है क्योंकि इसमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी प्रिपेयर करने के लिए नहीं दिया था हम लोगों को। अच्छा, अब चलो कंसाइनमेंट स्टार्ट करते हैं। और कंसाइनमेंट हम लोग एक काम करते हैं, ये 2019 से ही स्टार्ट कर लेते हैं। ये ओपन किया हुआ है, ये कहाँ गया, ऊपर है। अच्छा, कंसाइनमेंट एक बार याद दिला देते हैं कैसे होता है। कंसाइनमेंट में कोई एक कंसाइनर कंसाइनी दो पार्टी होता है। कंसाइनर अपना स्टॉक कंसाइनी के थ्रू से बिकवाना चाहता है, और कंसाइनी इसके बिहाफ में कंसाइनर से क्या लेता है, कमीशन लेता है, ठीक है। और यहाँ पर हमें जो कैलकुलेशन होता है, जो वर्किंग नोट बनता है, वो इस चीज का बनता है कि हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कितना है, जो कंसाइनी के पास पड़ा हुआ है। और क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेशन का रूल्स एक बार याद दिलाते हैं। देखो क्या होता है, कितना यूनिट स्टॉक हम लोगों ने सेंड किया, वो दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट। फिर उसमें ऐड करना पड़ता है ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनर, सारा कंसाइनर का एक्सपेंसेस ऐड होगा स्टॉक को, जो कि है कंसाइनी तक पहुंचाने का खर्चा हो जाएगा। फिर अगर नॉर्मल लॉस होता है तो उसमें सिर्फ यूनिट रिड्यूस होता है, क्योंकि नॉर्मल लॉस कस्टमर से रिकवरेबल है तो उसका कॉस्ट कम करने का जरूरत नहीं होता है। जबकि एबनॉर्मल लॉस कस्टमर से रिकवर्ड नहीं होता है तो उसमें यूनिट एज वेल एज उसका अमाउंट दोनों ही रिड्यूस करना पड़ता है। और जो एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनी है उसका सिर्फ नॉन रिकरिंग पोर्शन लेना पड़ता है क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैलकुलेट करने के टाइम पे। और जो कंसाइनमेंट अकाउंट नॉर्मली हमें प्रिपेयर करने के लिए कहा जाता है, और कंसाइनमेंट अकाउंट में हमें क्या लिखना पड़ता है, कंसाइनमेंट अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट की तरह काम करेगा। और यहाँ पर हमें ये दिखाना पड़ता है कि कितने का स्टॉक गया। यहाँ पर जब भी एक्सपेंसेस होगा तो कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, और जब भी इनकम होगा तो कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे।
तो देखो कितना याद है तुम लोगों को। ये देखो, श्री दास ऑफ कोलकाता सेंट ऑन कंसाइनमेंट 1000 bottles of medicine costing 70 each to Sri Sen of Bardhaman and incurred 1000 for carriage and 600 for insurance। मतलब कोलकाता से गुड्स कंसाइनमेंट हुआ है 1000 bottles of medicine costing 70 each to Sri Sen of Bardhaman, यानी कंसाइनर कोलकाता का है और कंसाइनी बर्धमान का है, ठीक है। और इसने खर्चा किया है उसे बर्धमान तक पहुंचाने का 1000 फॉर कैरेज एंड 600 फॉर इंश्योरेंस। ये कंसाइनर का सारा खर्चा है। अब देखो यहाँ पर ना एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है जिसे अकाउंट सेल्स कहा जाता है। जब मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था तुम लोग को कंसाइनमेंट, तो ये कहा था कि कंसाइनी अकाउंट सेल्स भेजता है और कंसाइनर प्रोफोर्मा इनवॉइस भेजता है। अकाउंट सेल्स का मतलब होता है जहां पर कंसाइनी अपना सेल का डिटेल्स दिखाएगा और कितना पैसा उसने खर्चा किया है ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर, उसका डिटेल्स रहेगा। देखो पूरा प्रैक्टिकली यहाँ पर दिया हुआ है सम्स के अंदर। सेल्स प्रोसीड्स ऑफ 600 बॉटल्स, यानी कितना बॉटल ट्रांसफर किया गया था मेडिसिन का 1000, उसमें से 600 बॉटल्स, इसका मतलब उसने सेल किया है 60,000 रुपीज का सेल किया है, यानी एक एक बॉटल 100 रुपीज में सेल किया है। और खर्चा क्या क्या किया है, कैरेज टू गोडाउन, मतलब गोडाउन में ले जाने तक का कैरिंग चार्जेस 10,500 जो बर्धमान वाले ने किया है तो वो ले लेगा, ये पैसा काट लेगा। रेंट ऑफ गोडाउन, उसने गोडाउन का रेंट दिखाया है 500, इंश्योरेंस बोल रहा है 500, कमीशन उसका 3000, सारा कैलकुलेट करके दे दिया है। फिर यहाँ पर टोटल खर्चा 14,500। इसका मतलब है कि कंसाइनी के पास कंसाइनर का 60,000 रुपीज पड़ा हुआ है जो कि सेल करके आया है, वो उसे कंसाइनर को भेजना पड़ेगा, ठीक है, कोलकाता में। लेकिन इसने भी तो, बर्धमान वाले ने भी तो खर्चा किया है उसका चीज बिकवाने में 14,500, यानी ये नेट करके 45,500 पे करेगा, जिसका हम लोग अकाउंट जब बनाते हैं तो ऐसे ही होगा, ठीक है। ये अकाउंट की जगह स्टेटमेंट हिसाब से दिया हुआ है। इट इज ऑल्सो रिवील्ड दैट 100 bottles were destroyed in godown and Sri Sen collected 6,000 from insurance company। तो बोल रहा है कि 100 bottles जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया है गोडाउन में और उसके अगेंस्ट में इंश्योरेंस क्लेम मिला है। तो क्या लगता है ये नॉर्मल लॉस है या एबनॉर्मल लॉस है? ये जो 100 बॉटल डिस्ट्रॉय हो गया है गोडाउन में, कुछ तो बोला नहीं है कि नॉर्मल है एबनॉर्मल है, और बोल रहे हैं एबनॉर्मल होगा क्योंकि इंश्योरेंस क्लेम अगर मिल रहा है तो वो नॉर्मल लॉस नहीं हो सकता है, ठीक है। नॉर्मल लॉस पे इंश्योरेंस कंपनी कभी नहीं क्लेम देगी, तो लूट जाएगी, ठीक है। नॉर्मल लॉस का मतलब होता है कि जो गुड्स के इनहेरेंट नेचर के लिए होगा। अगर हम लोग फ्लावर का बिजनेस कर रहे हैं, बोल रहे हैं फ्लावर सड़ जा रहा है और ये मेरा इसके ऊपर मुझे इंश्योरेंस क्लेम करवाना है, इंश्योर्ड करवाना है मेरे फ्लावर्स को, तो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी कभी भी एग्री नहीं हो सकता है, ठीक है। तो एबनॉर्मल लॉस है, नहीं भी बोलेगा तो हमें कुछ ना कुछ तो हिंट्स दिया हुआ रहेगा जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये एबनॉर्मल लॉस है। ये भी 10 मार्क्स का है, प्रिपेयर करना है कंसाइनमेंट अकाउंट, और इसके साथ कोई भी और नहीं रहता है। मैंने तुम लोग को क्वेश्चन सेंड किया है, तुम लोग एक बार जरूर रीड करना। इसके साथ कोई भी और नहीं रहता, ये फिक्स रहता है, करना ही पड़ेगा इसे। तो चलो एक क्वेश्चन तो हो ही जाएगा जो टाइम है हमारे पास। 2019 का है ये, 2019 कंसाइनमेंट। तो यहाँ पर लिखते हैं, ये 9th नंबर क्वेश्चन था इन लोगों का, कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट, अच्छा इसमें लिखना पड़ेगा कौन बनाता है कंसाइनमेंट अकाउंट, उसके बुक्स में होगा कंसाइनर बनाता है, ठीक है। क्योंकि कंसाइनमेंट अकाउंट बना के बेनिफिट क्या है, इससे ये पता चलेगा कि कंसाइनमेंट में प्रॉफिट है या लॉस। इसीलिए इन द बुक्स ऑफ लिख ही देते हैं एक बार, इन द बुक्स ऑफ, नाम क्या है, श्री दास ऑफ कोलकाता, श्री दास ऑफ कोलकाता कंसाइनमेंट अकाउंट। तुम लोग पूरा प्रेजेंटेशन जरूर करना, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। डेबिट क्रेडिट, अच्छा टू गुड्स, पहले क्या होगा, गुड्स सेंड करेंगे तो खर्चा होगा, जैसे ही खर्चा होगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अच्छा कितना गुड सेंट हुआ है देखते हैं, गुड सेंट हुआ है 1000 बॉटल्स एट द रेट ऑफ 70, तो 1000 इंटू 70 तो कितना हो गया 70,000, ठीक है। अच्छा उसके बाद श्री सेन ऑफ बर्धमान, ये कंसाइनी का नाम बता दिया, एंड इनकर्ड, अब कौन इनकर्ड कर रहा है, लैंग्वेज से ही पता चल रहा है, श्रीदास, उन्होंने भेजा और खर्चा और भी लगाया है 1000 फॉर कैरेज एंड 600 फॉर इंश्योरेंस। तो क्या होगा, कंसाइनमेंट में फिर से खर्चा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, बैंक या कैश, क्योंकि कंसाइनर यानी मिस्टर दास इन्होंने खुद से खर्चा किया है कैरेज का और इंश्योरेंस का, तो कैरेज
और इंश्योरेंस। अच्छा, कैरेज का खर्चा है 1000 और इंश्योरेंस 600, तो 1000 और 600। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर एक डिटेल्स है। डिटेल्स में सेल प्रोसीड्स पता चल रहा है, तो सेल किया है, तो सेल करने से कंसाइनमेंट में गेन है, तो टू कंसाइनमेंट होगा, तो डेबिट किसे करेंगे? यहाँ पर जब भी कंसाइनी कोई भी खर्चा करेगा तो उसे डेटर या क्रेडिटर प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर मुझे कंसाइनी को पे करना है तो हम उसे क्रेडिटर बनाएंगे, और अगर कंसाइनर से मिलेगा मिस्टर दास को तो फिर वो कंसाइनर को डेटर बना लेंगे। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? कंसाइनमेंट तो टू कंसाइनमेंट हो रहा है, सेल कर रहे हैं तो टू कंसाइनमेंट। जैसे नॉर्मल सेल का होता है कैश टू सेल्स, ये खुद से नहीं कर रहे हैं तो कैश तो नहीं होगा क्योंकि पैसा तो अभी कंसाइनी के पास है, और सेल तो नहीं किया है, कंसाइनमेंट हुआ है। ठीक है, कंसाइनमेंट सेल है तो टू कंसाइनमेंट होता है। ठीक है, तो डेबिट किसे करना पड़ेगा? जिससे पैसा मिलेगा। कैश तो नहीं मिल रहा है, पैसा किससे मिलेगा? वर्धमान के मिस्टर सेन से। तो फिर यहाँ पर लिखना पड़ेगा बाई मिस्टर सेन। मिस्टर सेन या क्या नाम था, शायद मिस्टर श्री सेन। ठीक है, बाय मिस्टर सेन सेल्स प्रोसीड्स, और ये हमें डायरेक्टली दे दिया है, सेल प्रोसीड्स है 60,000, तो इनसे मिलेगा तो इनको डेटर बना लिया। अच्छा, अब इन्होंने अपना खर्चा बता दिया है कि तुम्हारा गुड्स मतलब मेडिसिन सेल करते हुए मैंने ये सारा खर्चा किया है, तो इसको रिकॉर्ड पहले हम लोग कहाँ करेंगे? यहाँ अकाउंट में कर रहे हैं। तो अगर खर्चा हमारा ही है लेकिन हमारे बिहाफ पे कोई और कर रहा है, मतलब खर्चा मिस्टर श्रीदास का है लेकिन खर्चा कर रहा है फिलहाल मिस्टर सेन, तो कंसाइनमेंट में खर्चा तो है, कंसाइनमेंट डेबिट, लेकिन पॉकेट से अगर पैसा चला जाता तो टू बैंक लिखना पड़ता, बट पैसा नहीं जा रहा है, अभी नहीं जा रहा है, बाद में जाएगा, मतलब हम लोगों ने किसी से उधार ले लिया है तो उन्हें क्रेडिटर बनाना पड़ेगा, तो टू मिस्टर सेन क्रेडिटर हो जाएंगे। तो जैसे अभी डेटर हुए थे पैसा मिलने की वजह से, वैसे क्रेडिटर हो जाएंगे। अच्छा, क्रेडिटर किस किस चीज का पेमेंट करना पड़ेगा? कैरेज टू गो डाउन। अच्छा, कैरेज टू गो डाउन 10,500, रेंट ऑफ गोडाउन 500, इंश्योरेंस 500, कमीशन भी दे दिया है, देखो यहाँ पर कमीशन भी दे दिया है। 2019 का क्वेश्चन कुछ ज्यादा इजी है। अच्छा, कमीशन दे दिया है 3000, ये सब दे ही दिया है हम लोगों को। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर हमें चेक करना चाहिए क्या सारा प्रोडक्ट सेल हो गया है। अच्छा, कुछ लॉस भी हुआ है और इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम भी दिया है, तो वो हमें देखना पड़ेगा। अच्छा, तो इसका मतलब हमें क्लोजिंग स्टॉक देखना चाहिए क्योंकि 600 बॉटल्स बिका है जबकि टोटल 1000 बॉटल्स भेजा गया था, तो कुछ ना कुछ तो क्लोजिंग स्टॉक में जरूर है। तो यहाँ पर वर्किंग नोट बनाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंसाइनमेंट में। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, lying with consignee, मिस्टर सेन कंसाइनी का नाम है। अच्छा, यहाँ पर लिखते हैं पर्टिकुलर, अगर यूनिट अवेलेबल हो तो यूनिट, उसके बाद अमाउंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। यूनिट अगर अवेलेबल है तो लिख देंगे 1000 बॉटल्स एट द रेट ऑफ 70, तो 1000 एट द रेट ऑफ 70 यानी 70,000। अच्छा, अब कैसे कैलकुलेट किया जाता था? ऑल एक्सपेंसेस ये लिखना पड़ता था, ऑल एक्सपेंसेस, सबके पास ही नोट होगा, एक बार देख सकते हो, ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनर होता है, इनकर्ड बाय कंसाइनर यहाँ पर सारा आ जाएगा। अच्छा, एक्सपेंस करने से कभी भी यूनिट इंक्रीज तो हो नहीं सकता है, गुड्स का कॉस्ट जरूर बढ़ सकता है। एक्सपेंसेस है 1000 प्लस 600 1600, ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनर, तो 1000 यूनिट का वैल्यू अभी हो गया है 61,700 क्योंकि उस पर और भी खर्चा किया गया है तो गुड्स का वैल्यू बढ़ गया है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हुआ, नीचे यहाँ पर फिर उस डेटा आ गया कि क्या सेल हुआ है क्या हुआ है। अब बोल रहा है कि
100 बॉटल जो डिस्ट्रॉय हुआ है वो गोडाउन में हुआ है। इसका मतलब कंसाइनी के पास पहुंचने के बाद हुआ है। गोडाउन में कहां पर होगा? जिसके पास वो गुड्स अवेलेबल है उसी के गोडाउन में होगा। तो गोडाउन में किसके पास होगा? वर्धमान में जो मिस्टर सेन है उनके गोडाउन में वो स्टॉक होगा। इसका मतलब उन्होंने रिसीव किया था, उसके बाद लॉस हुआ है, तो पहले रिसीव हो चुका है। तो ये चीज हमें समझना पड़ेगा कि हमें एक्सपेंसेस पहले जोड़ना है या फिर एबनॉर्मल लॉस को माइनस करना है। क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में बता दिया है कि लॉस गोडाउन में हुआ है, इसका मतलब उन्होंने रिसीव किया, गोडाउन तक लेके गए, उसके बाद डिस्ट्रॉय हुआ है। यानी पहले कंसाइनी का नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस हमें जोड़ना है। तो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। अच्छा, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस कंसाइनी का यहाँ पर ऐड करेंगे, लेकिन उससे भी हमारा यूनिट नहीं बढ़ेगा। तो बताओ नॉन रिकरिंग कौन कौन सा होगा? यहाँ पर ये एक मेन पॉइंट रहता है नॉन रिकरिंग। हाँ बताओ। हाँ सही बोल रहे थे, सिर्फ कैरेज, ठीक है। रेंट, इंश्योरेंस, कमीशन नहीं होगा, क्योंकि नॉन रिकरिंग का मतलब होता है कि गुड्स को गोडाउन तक लेके जाने का खर्चा। आफ्टर गोडाउन का कोई भी एक्सपेंस नहीं आएगा। रेंट ऑफ गोडाउन ये आफ्टर गोडाउन का एक्सपेंस है, इंश्योरेंस आफ्टर गोडाउन, कमीशन ये तो बिल्कुल अलग ही चीज है, वो तो सेल करवाने के लिए जो होता है। तो यहाँ पर नॉन रिकरिंग एक्सपेंस में, हाँ बोलो। ম্যাম বলছে ডগ ডিউস ওটা কি নন রিকারিং এক্সপেন্সেস? কোনটা বলো, আরেকবার বুঝতে পারলাম না। ম্যাম ডগ ডিউস। হ্যাঁ হ্যাঁ, ডক ডিউটিস ওটা তোমার নন রেকারিং, কারণ ওটা তো তোমার হচ্ছে ডকে যখন মানে পোর্টে যখন মালটা খালি হচ্ছে, ঠিক আছে, ডক ডিউটিস দিতে হয়। যেরকম ট্রেনে ভেন্ডার ব্যাগে কামরা হয়, সেই ভেন্ডার কামরাতে থাকলে ওটার একটা ভাড়া দিতে হয়, সেরকম ডক ডিউটিস গভর্নমেন্টকে পে করতে হয়। তো ওটা গোডাউনে নিয়ে যাওয়ার আগে, ডক মানে ওই যে যেটা জেটি আর কি, যেটা মানে যেমন গঙ্গাতে আছে না ডক আছে, সেরকম জেটি আর কি। তো ডক ডিউটিস মানে ওইটা যখন জাহাজে করে মালটা খালি হচ্ছে তখন যে টাকাটা ওখানে দিতে হচ্ছে, সেটা ডক ডিউটিস। তা ওটা আসবে, ওটা নন রেকারিং, ওটা গোডাউনে। আর ওয়্যারহাউসিং। ওয়্যার হাউসিং চার্জেস, ওয়্যার হাউসিং চার্জেস ওটা হচ্ছে তোমার, ওয়্যার হাউসিং চার্জেস তোমার হচ্ছে গোডাউনে, হ্যাঁ ওটাও নন রেকারিং, কারণ ওয়্যার হাউসিং চার্জেস মানে হচ্ছে গোডাউনে যাওয়ার আগে ওয়্যার হাউসে জিনিসটাকে খালি করা হয়, ঠিক আছে। তো ওয়্যার হাউস মানে হচ্ছে ধরো তুমি জিনিসটা সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারছো না, তো গভর্নমেন্টের তরফ থেকে ওয়্যার হাউস করা থাকে, তুমি ওখানে স্টক করলে, ওয়্যার হাউসে স্টক করার পর তুমি সেটাকে পরে নিজের গাড়ি নিয়ে এসে খালি করে নিয়ে চলে গেলে, তো যতক্ষণ রাখলে তার একটা চার্জেস দিতে হয়। Warehouse is also non-recurring, warehouse expense. ঠিক আছে। अच्छा, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस 1000 और 82,100 ये हो गया। अच्छा, अब बोला है कि देखो यहाँ पर कुछ स्टॉक डिस्ट्रॉय हो गया था, 100 बॉटल्स। अच्छा, लेस कर देंगे, एबनॉर्मल लॉस लिख देते हैं, क्योंकि नाम तो कुछ बताया नहीं, हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया, मतलब स्टॉक कैसे डिस्ट्रॉय हुआ, बाय फायर, बाय थेफ्ट, कुछ नहीं बताया, तो मैंने सिर्फ एबनॉर्मल लॉस लिख दिया। कितना यूनिट? 100 यूनिट। तो 900 बचा। अब इसका कॉस्ट करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने कहा कि एबनॉर्मल लॉस जो है उसका कॉस्ट एज वेल एज यूनिट एज वेल एज कॉस्ट दोनों ही फाइंड आउट करना है। तो एबनॉर्मल लॉस जो 100 यूनिट हुआ है, 100 बॉटल्स एक्चुअली, तो बताओ 82,100 करके अगर 1000 बॉटल का वैल्यू है तो 100 बॉटल का वैल्यू कितना आएगा? यूनिटरी मेथड करके बताओ, बताओ कितना होगा? 82,100 अगर 1000 बॉटल का वैल्यू है तो एक एक बॉटल का वैल्यू कितना हो जाएगा? 82,100 डिवाइडेड बाई 1000। 8210। 8,210, तो माइनस कर लो अब 82,100, बेसिकली 10% कम हो रहा है, तो 73,890। अब ये जो स्टॉक है उसके पास बचा है सेल करने के लिए। अब उसने कितना सेल किया वो हमें पहले से यहाँ पर दिया हुआ है, जो अकाउंट सेल्स है उसमें, ये देखो 600 बॉटल सेल कर दिया, तो क्लोजिंग स्टॉक में कितना बचेगा? अगर 600 सेल कर दिया है तो क्लोजिंग स्टॉक में कितना यूनिट बचेगा? 900 है, उसमें से 600 सेल कर दिया, तो क्लोजिंग स्टॉक में कितना बचेगा? 300।
अब इसका वैल्यू बता दो 300 का, वही तो कैलकुलेट करना है। तो 73,890 ये वैल्यू है 900 यूनिट बॉटल का, तो 300 यूनिट बॉटल का वैल्यू क्या हो जाएगा? यूनिटरी मेथड कर लो। 24,630 24,630 करेक्ट। 73,890 डिवाइडेड बाय 900 इंटू 300 हो गया। अच्छा, अब यही तो हमें चाहिए क्लोजिंग स्टॉक जो कंसाइनी के पास पड़ा हुआ है, बट खुद को तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, नहीं तो कंसाइनमेंट का प्रॉफिट लॉस नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक लाइन विथ कंसाइनी, या फिर सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक इन कंसाइनमेंट भी लिख सकते हैं। 24,630। अब जैसे एबनॉर्मल लॉस जो है उसको क्या करना पड़ेगा? एबनॉर्मल लॉस को भी हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। जैसे हम लोग फाइनल अकाउंट्स में एबनॉर्मल लॉस रिकॉर्ड करते हैं, ये तो बेसिकली ट्रेडिंग जैसा ही हो रहा है ना, ओपनिंग स्टॉक के तरह, परचेज के तरह, उसी तरह से। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय स्टॉक डिस्ट्रॉय, बाई एबनॉर्मल लॉस स्टॉक डिस्ट्रॉयड। इसको दो तरह से हम लोग लिख सकते हैं, दिखा देते हैं। बाई एबनॉर्मल लॉस स्टॉक डिस्ट्रॉयड, इसका टोटल लिख देते हैं, सॉरी इसका टोटल लिख देते हैं, कितना है 8,210। अच्छा 8,210, एक तो ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन इसमें एक इंश्योरेंस क्लेम का बात भी था। देखो इंश्योरेंस क्लेम है 6,000 कलेक्टेड है, इसके जगह हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो इंश्योरेंस क्लेम यहाँ दिखा दिया, ये लाइन के जगह हम लोग और एक चीज भी लिख सकते हैं। इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं? बाई लॉस और बाई इंश्योरेंस क्लेम, ये दोनों लैंग्वेज लिखना पड़ेगा। इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, इंश्योरेंस क्लेम कितना मिलेगा? 6,000, तो यहाँ पर 6,000 लिख देते हैं। अगर 8,210 रुपीज का स्टॉक डिस्ट्रॉय हुआ है और उसमें अगर 6,000 क्लेम मिल जा रहा है, तो फिर एक्चुअली लॉस कितना होगा माइनस करके बता देंगे। 8,210 का डिस्ट्रॉय है, 6,000 का क्लेम मिल चुका है, तो लॉस हो गया 2,210। हम लोग या तो ये लिख सकते हैं या तो ये वाला लिख सकते हैं, कोई भी एक, दोनों में ही आंसर इक्वल आएगा। ये तो पता ही चल रहा है क्योंकि इसी का बाइफर्केशन है, तो हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो कोई भी लिखो सही रहेगा। यहाँ पर टोटल दिखा देते हैं, तो 60,000, 8,210, 24,630, तो 90। अच्छा, और ये गलत लिख दिया क्या मैंने? कितना? 60,000, अच्छा 60,000, 8,210, 24,630, अच्छा 92,000, 840, 92,840। अच्छा, इसको माइनस कर लेंगे। 70,000, 71,600 माइनस 71,600 माइनस 10,500 माइनस 4,000, तो 6,740। अच्छा, ये मेरा टैली नहीं हुआ, मुझे लगता है मेरा कुछ गलत हो गया एडिशन, एक बार देखना पड़ेगा। 60,000 यहाँ पर कुछ और ही दिया हुआ है आंसर। 60,000, 8,210 प्लस 24,630, $36,000 क्या गलत हो गया यहाँ पर? एक बार चेक कर पाओगे क्या गलत हो रहा है? देखते हम तब तक। आंसर नहीं टैली हुआ, वही है। 60,000, 8,210, एक बार चेक करो तो ये क्लोजिंग स्टॉक का सही से लिखा है मैंने 24,630, या फिर मैंने आंसर रॉन्ग लिख लिया है? एक बार चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 था।
अच्छा नहीं, ठीक ही है मेरा तो। 60,000 8,210,24,630, हाँ सही तो लिखा है मैंने। अच्छा ये 70,000 1,600 10,500 500 500 और 3,000, ठीक है, ठीक ही है। टू प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, बैलेंसिंग फिगर सही है, मैंने थोड़ा गलत देख लिया, सही है। 92,840, चेक कर लेते हैं। -70,000 -600 -1000 और 10,500 -1000 -3000, 6740, 6740। अच्छा ये इतना ही दिया था। ये 2019 का कंप्लीट हुआ, तो तुम लोग एक काम करोगे, इसमें ये जो 2018 और 17 का मैंने क्वेश्चन दिया है, इसमें भी कंसाइनमेंट मिल जाएगा। तो कंसाइनमेंट का 2 सम्स मिलेगा, उसे प्रैक्टिस करो। और ये 2019 वाला पीडीएफ जो बना है वो शेयर कर देंगे, ठीक है। और ये तो ऑलरेडी शेयर किया हुआ ही है तुम लोगों के साथ। तो ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट इसके बाद जो क्लास रहेगा उसमें हम लोग कौन सा टॉपिक लेंगे, उसमें हम लोग जो एनपीओ है उसे लेंगे। तो तुम लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हो, एनपीओ है उसको लेंगे। और सेल बैलेंसिंग लेजर तब तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो हम लोग सेल बैलेंसिंग लेजर भी स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब प्रैक्टिस के लिए जो ईयर वाइज क्वेश्चन है। बाकी हमारा हो गया है यहाँ पर जितना कुछ भी था। और एक टॉपिक है जो इंश्योरेंस क्लेम वाला, वो जब करवाएंगे तो वो भी हो जाएगा। अब सेल बैलेंसिंग लेजर खत्म होने से उसी टॉपिक को ही लेने वाले। उसके बाद तुम लोग का इसका जो है शॉर्ट क्वेश्चन जो है किस तरह का आता है वो भी डिस्कस कर देंगे। जो तुम लोग सर के पास कर रहे हो थियोरेटिकल, वो भी करते रहो, क्योंकि देखो अगर क्वेश्चन एक बार जरूर देखना, थियोरेटिकल यहाँ पर रहेगा, स्टार्टिंग में सारा थियोरेटिकल ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 से बेसिकली यहाँ पर सम स्टार्ट होगा, और पहले सारा थियोरेटिकल रहेगा, जैसे कि गैप, देखो राइट 2 रीजंस बिहाइंड मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल, ये सब दिया हुआ है। अकाउंटिंग थ्योरी का मतलब क्या होता है, स्टेट रिलेशन बिटवीन अकाउंटिंग थ्योरी एंड अकाउंटिंग प्रैक्टिस, तो ये सब लिखना पड़ेगा। ब्रीफली डिस्कस द प्रोसीड्योर फॉर इश्यूइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया, तो ये सब लिखना पड़ेगा। जो तुम लोग सर के पास कर रहे हो तो उसका पीडीएफ जो मिल रहा है तुम लोग को जरूर पढ़ो, उसी से ही लिखना है, ठीक है। तो आज हम लोग इतना करते हैं, जो जैसे कि मैंने कहा तुम लोग उसको प्रैक्टिस करना, जो कंसाइनमेंट मैंने कहा वो 2 क्वेश्चन, उसके बाद तुम लोग का ম্যাম full test। পিডিএফটা একটু সেন্ড করে দেবেন। হ্যাঁ হ্যাঁ পিডিএফটা এক্ষুনি সেন্ড করে দিচ্ছি। আর ম্যাম আমাদের রুটিন দিয়ে দিয়েছে ওই 21 অ্যাকাউন্টস আছে, 17 থেকে এক্সাম। কবে থেকে আরেকবার বলো। ম্যাম 17 সেভেন, মার্চ। হ্যাঁ হ্যাঁ 17 মার্চ, হ্যাঁ সবারই মার্চে এক্সাম আছে, ফার্স্ট সেম, থার্ড সেম, ফিফথ সেম। ঠিক আছে, তো আমাদের তো প্র্যাকটিস হচ্ছে, করো। এরপরে আমি টেস্ট নেব বলছি, আর আমার খেয়ালই ছিল না, আর সরস্বতী পুজো আমিও ভুলে গেছি। এরপরে তোমাদের এই संडे আমি নিশ্চয়ই নেব टेस्ट তোমাদের হচ্ছে। अच्छा संडे जो टेस्ट मैंने बोला था वो बार बार भूल जा रहे हैं, ये स्टैटिस्टिक्स का टेस्ट, ठीक है। इसका हम प्रैक्टिस करवा रहे बोल के भी अकाउंट्स का कोई टेस्ट नहीं ले रहे। स्टैटिस्टिक्स का हम तुम लोग को फंडामेंटल ऑफ स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन भेजेंगे, तुम लोग उसे सॉल्व करके मुझे देना एक बार प्लीज। मुझे संडे 10 बजे हम लेंगे टेस्ट, तुम लोग 9 बजे मुझे एक बार जरूर याद दिला देना, ঠিক আছে। অরিজিৎ 9টার সময় একবার আমাকে একটু মনে করিয়ে দিও, ম্যাম টেস্ট নেবেন বলেছিলেন, ঠিক আছে। আমি না ভুলেই গেছি এই ম্যাম উইকে। সানডে। হ্যাঁ বলো। ম্যাম সানডে। হ্যাঁ সানডে নিয়ে নেবো, তোমাদের তো কালকে তো ক্লাস আছে। ইয়েস ম্যাম। ঠিক আছে তাহলে আমি তোমাদের কোয়েশ্চেন পাঠিয়ে দেবো। ম্যাম সানডেতে ম্যাম কি কোন কোন চ্যাপ্টারের হবে, সব যেগুলো হয়েছে? হ্যাঁ ওই যে ফান্ডামেন্টালস অফ মেজার্স অফ সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি, এগুলোর তোমাদের প্রিভিয়াস ইয়ারে যা কোয়েশ্চেন আছে সবই তো শর্ট কোয়েশ্চেন তোমাদের, ঠিক আছে। আমি ওগুলো পাঠিয়ে দেবো, তোমরা আমাকে সলভ করে দিয়ে দেবে, সব শর্ট কোয়েশ্চেন, ম্যাম কোনো লং। স্ট্যাটসের হবে, স্ট্যাটসের এক্সাম? হ্যাঁ স্ট্যাটিস্টিক্স এর কথাই বলছি। আচ্ছা ঠিক ঠিক আছে। আছে, ঠিক আছে স্ট্যাটিস্টিক্স এর কথাই বলছি। ঠিক আছে, আর এই পিডিএফটা পাঠিয়ে দিচ্ছি। ওকে হুম, ঠিক আছে। বাই ম্যাম। আচ্ছা বাই।